हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट, विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 20 नवंबर करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी है, उत्तराखंड पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। पिछले दिनों देखा गया है कि सभी एग्जाम्स में लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के कंटेंट से लगातार सवाल बन रहे हैं, लगातार कंटेंट से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इनको आप डेली बेसिस पे जरूर से जरूर कवर करते रहिएगा। बताना चाहूँगा गाइज कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए और आरओ सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो ये दोनों प्राइम बैचेस चल रहे हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी से न्यूज़ आ रही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से अगर हम देखें तो इंडोनेशिया के जो माउंट सुमेरू है, उसका वोल्केनो का इरप्शन हुआ है। तो अब आपको ये बताना चाहिए कि जो माउंट सुमेरू है, सवाल सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है कि माउंट सुमेरू ये कहाँ पे है, यानी कि ये वोल्केनो कहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये वोल्केनो इंडोनेशिया में मिलेगा। तो इंडोनेशिया का माउंट सुमेरू इरप्टेड ऑन संडे स्प्रिंग हॉट ऐश क्लाउड्स अ माइल इनटू द स्काई, यानी बहुत ऊपर तक उसके जो धुआं है, जो ऐश है, राख है, वो गई है और वहाँ पे लावा की एक नदी सी बहने लगी है, स्पार्किंग द इवैक्यूएशन ऑफ नियरली 2000 पीपल। तो 2000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे इवैक्यूएट करवाया गया है, लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को। एग्जैक्टली 1 ईयर आफ्टर इट्स लास्ट मेजर इरप्शन किल्ड डजन्स। पिछले साल भी इरप्शन हुआ था, पिछले साल भी यहाँ पे ये जो लावा है, यहाँ पे विस्फोट हुआ था, लावा विस्फोट हुआ था और वोल्केनो के अंदर से बहुत सारा लावा निकला था, जिससे दर्जनों व्यक्तियों की मौत हो गई थी। द इरप्शन प्रॉम्प्टेड द अथॉरिटीज़ टू रेज द अलर्ट स्टेटस टू द हाईएस्ट लेवल। और इरप्शन के वजह से क्या हुआ है, विस्फोट ने क्या करा है, अधिकारियों को अलर्ट स्थिति की उच्चतम जो स्तर है वहाँ तक बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित किया है। नेक्स्ट आता है चाइना का। अगर हम मूव देखें इंडियन ओशन में, चाइना क्या करता जा रहा है, तो 21 नवंबर को चाइना का जो टॉप डेवलपमेंट एड एजेंसी है, उसने एक पहली चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम बनाया है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाइना ने एक इंडियन ओशन रीजन फोरम बनाया है साउथ वेस्टर्न चाइनीज सिटी कुनमिंग में। इस मीट को ऑर्गेनाइज करवाया गया किसके द्वारा, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा, सिडका जो एक कंपनी है, उसके द्वारा ये कन्वेंशन लाया गया। ये लेटेस्ट चाइनीज़ इनिशिएटिव है, यानी कि बिल्कुल तत्कालीन जो चाइनीज़ इनिशिएटिव है वो ये है, जो इंडियन ओशन रीजन पे फोकस कर रहा है। तो ये जो चाइना का इंडियन ओशन रीजन फोरम है, ये क्या चीज़ है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सिडका जो कि चाइना की नई डेवलपमेंट एड एजेंसी है, करंटली हेड कर रहे हैं कौन, उसको फॉर्मर वाइस फॉरेन मिनिस्टर, पहले ये फॉरेन मिनिस्टर रहे थे चाइना के, लुओ झाओही। तो ये इसके क्या हैं, ये इसके चेयरमैन हैं। उन्होंने स्टेटमेंट में भी कहा है कि द फर्स्ट हाई लेवल ऑफिशियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फोरम जॉइंटली हेल्ड बाय चाइना एंड कंट्रीज़ इन द इंडियन ओशन रीजन। तो और इसमें इंडियन ओशन रीजन में क्या है, जितने भी देश हैं इंडियन ओशन रीजन में, यानी कि जो हिंद महासागर के आसपास के जो देश लगते हैं, जैसे कि मोज़म्बिक है, मॉरिशस है, सेशल्स है, कई सारे देश हैं, सभी देश जो हैं इसके मेंबर्स हैं। फ्रॉम 19 कंट्रीज़ बॉर्डर इन द इंडियन ओशन। तो 19 देशों के जो हेड हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं 19 देशों के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। द फोरम इशूड अ जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट दैट नोटेड चाइना proposed to establish a marine disaster prevention and mitigation cooperation mechanism। अब देखिए इसमें क्या क्या कर रहे हैं कि जो मरीन डिज़ास्टर, यानी समुद्र के में जो डिज़ास्टर आता है, कुछ भी अगर आपदा आती है तो उसके रोकथाम के लिए मिटिगेशन कोऑपरेशन की, उसको किस तरह से हम कम करें, तो उसके लिए कोऑपरेशन करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे। कौन कौन बनाएंगे, चाइना और वो देश जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर हैं।
ऑल पार्टीज एग्रीड टू स्ट्रेंथन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। जितने भी देश हैं 19-20 देश जितने भी इसके अंदर आए हैं, सभी देशों ने ये एग्री किया है कि हम पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करेंगे। डीपन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, यानी कि जो डेवलपमेंट का कोऑपरेशन होगा उसको डीपन करेंगे। इंक्रीज रिजिलियंस टू शॉक्स एंड डिजास्टर्स एंड एनहेंस रेलेवेंट कंट्रीज कैपेसिटी टू ऑब्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स थ्रू यूज़ ऑफ मरीन रिसोर्सेज, जैसे कि फिशरीज़ है, रिन्यूएबल एनर्जी है, टूरिज़्म है और शिपिंग इन अ सस्टेनेबल वे। तो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिन्होंने फोरम को साथ दिया है? फोरम का साथ दिया अगर हम देखें तो 19 देश हैं। कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया है, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, अफ़गानिस्तान। हालांकि नेपाल अगर हम देखें तो नेपाल इंडियन ओशन रीजन में इंडियन ओशन से टच नहीं करता है, क्योंकि नेपाल अपना आप में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ईरान, ओमान, साउथ अफ्रीका, केनिया, मोज़म्बिक, तंजानिया, सेशल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, जिबूती और ऑस्ट्रेलिया। तो कई सारे देश हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। नेक्स्ट आता है हर्जोग बिकम्स फर्स्ट इजराइल प्रेसिडेंट टू विजिट बहरीन। तो इंटरनेशनल रिलेशन से न्यूज़ है कि बहरीन को विज़िट करने वाले हर्जोग जो हैं वो पहले इजरायली राष्ट्रपति बन गए हैं इज़राइल का, क्योंकि इज़राइल अपना में एक ज्यूज़ का कंट्री है और बाकी सारे चारों तरफ उसके इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो जब इस्लामिक कंट्रीज़ हैं तो ज्यूज़ का इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ इतना अच्छा तालमेल नहीं है, इज़राइल का इतना अच्छा तालमेल नहीं है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहरीन जो कि एक अरब कंट्री है, इस्लामिक देश है, वहाँ पे हर्जोग गए हैं। तो इजरायली प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग अराइव्ड ऑन संडे इन बहरीन। पहला विजिट हुआ है किसी इजरायली हेड के द्वारा टू द स्मॉल गल्फ किंगडम सिंस द टू कंट्रीज नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस इन 2020। तो ये दोनों देशों ने, इजराइल ने और बहरीन ने, अपने रिलेशंस को सही बनाया 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो 2020 में यूएई, बहरीन एंड मोरक्को became the first Arab states in decades to normalize relations with Israel। तो इसमें क्या हुआ था कि फॉर्मर जो यूएस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके अंडर में एक अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है आपसे। अब्राहम अकॉर्ड्स इनको बोला गया, और अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत क्या हुआ, इजराइल के रिलेशंस अच्छे किए गए किस किस के साथ? यूएई के साथ, बहरीन के साथ और मोरक्को के साथ। यूएई और बहरीन एशियन कंट्रीज़ हम कह सकते हैं, और मोरक्को जो है अफ्रीकन कंट्री है। द ज्यूइश स्टेट हैड अर्लियर रीच्ड पीस ट्रीटी विद नेबरिंग इजिप्ट एंड जॉर्डन। तो इससे पहले जो ज्यूइश स्टेट है, यानी कि इजराइल की बात की जा रही है कि जो इजराइल है इसका जो रिलेशन है वो पीस रिलेशन जो है वो किसके साथ साइन हुए हैं? इससे पहले इजिप्ट के साथ साइन हुए हैं। इजिप्ट के साथ रिलेशंस अच्छे हो गए हैं इजराइल के, और जॉर्डन के साथ भी अच्छे हो गए हैं। नेक्स्ट आता है स्माइल 75 इनिशिएटिव। अभी पिछले दिनों भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, स्माइल 75 इनिशिएटिव के बारे में। इसको लॉन्च किया गया है शेल्टर होम, यानी कि एक रेन बसेरा था नियर निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली में। तो अंडर दी स्माइल 75 इनिशिएटिव 75 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं इन कोलैबोरेशन विद एनजीओज एंड अदर स्टेक होल्डर्स विल कवर सेवरल कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर मेजर्स। तो 75 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में अलग अलग एनजीओज के कोलैबोरेशन के साथ इसको लॉन्च किया गया है, जो क्या चीज़ देखेगा? वेलफेयर मेजर देखेगा, यानी कि किस तरह से लोगों का क्या किया जा सके, कल्याण का काम किया जा सके, कल्याणकारी उपाय ला सकें फॉर पर्सनस हु आर एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। यानी कि जो अभी भीख मांगने का काम कर रहे हैं उनको किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाए जा सके, विथ फोकस एक्सटेंसिवली ऑन रिहेबिलिटेशन, यानी उनका रिहेबिलिटेशन करवाया जा सके, पुनर्वास करवाया जा सके। प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, उनको चिकित्सा सुविधाओं को का प्रावधान हो उनके लिए। काउंसलिंग हो उनकी, यानी कि उनको परामर्श करें। अवेयरनेस हो, यानी उनको उन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। और क्या क्या चीज़ें किया जाए? जागरूकता लाई जाए उनके अंदर, शिक्षा दी जाए, कौशल विकास किया जाए, आर्थिक संबंध और अन्य सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के साथ उनका अभिसरण किया जाए। तो ये सब चीज़ें उनके साथ कही गई हैं। सोशल जस्टिस की जो मिनिस्ट्री है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है, उसने 100 करोड़ रुपए का बजट दिया है इसके लिए, स्माइल प्रोजेक्ट के लिए 2025-26 में। तो आपको इम्पोर्टेंट बात यह है कि सवाल सीधे सीधे ये पूछ जाएगा कि स्माइल इनिशिएटिव किन के लिए लाया गया है? तो स्माइल इनिशिएटिव लाया गया है उन लोगों के लिए जो बेगिंग के एक्ट में इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो भीख मांगना का काम कर रहे हैं और भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उनका रिहेबिलिटेशन, उनका पुनर्वास कैसे किया जाए, उसके लिए इसको लाया गया है। थ्रू दिस प्रोजेक्ट द मिनिस्ट्री एनविजन्स टू डेवलप अ सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन ऑफ दोज
एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बैगिंग, यानी कि जो भीख मांगने के काम में एक्टिंग कर रहे हैं, यानी कि उसमें लगे हुए हैं। एंड बिल्ड एन इंडिया वेयर नो पर्सन इज़ फोर्स टू बैग, और हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति एटलीस्ट भीख तो ना मांगे, छोटा काम करे बड़ा काम करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसी नौबत ना आए कि उसको भीख मांगनी पड़े। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्माइल 75 इज़ टू मेक आर सिटीज़ ऑब्लिक टाउन एंड म्यूनसिपल एरियाज बैगिंग फ्री, इसको हम बैगिंग फ्री बना दें। एंड मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन, जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस की, एम्पावरमेंट की, वो अंडरस्टैंड करती है, समझती है क्या क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लोकल अर्बन बॉडीज़ का, यानी कि स्थानीय शहरी निकायों का, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, यानी कि नागरिक समाज संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि NGOs हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, उनकी जो इम्पॉर्टेंट भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको ये सब लोग समझते हैं। नेक्स्ट आता है, नई बिल्डिंग बनी है हेडक्वार्टर ऑफिस के लिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा। तो सिद्धा अपने आप में एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, तो उसके लिए एक हेडक्वार्टर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तंबारम सैनिटोरियम चेन्नई के अंदर। तो ये पता होना चाहिए कि अभी कहाँ बना है इसका हेडक्वार्टर, तंबारम सैनिटोरियम चेन्नई में। तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा अपने आप में एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च की सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। इसका प्राइम फोकस क्या है? इसका प्राइम फोकस है टू साइंटिफिकली वैलिडेट द क्लेम्स ऑफ सिद्धार्थ फॉर ग्लोबल एक्सेप्टेंस, यानी कि मुख्य इसका जो फोकस है वो इसी चीज़ पे है कि वैश्विक स्वीकृति होनी चाहिए पूरे विश्व में इस प्रकार का जो सिस्टम है, यानी कि जो ये सिद्धा का जो सिस्टम है ये एक्सेप्ट होना चाहिए। CCRS have recently approved the strength of the सिद्धा formulations during the COVID-19। तो COVID-19 के टाइम पे देखा भी गया है कि सिद्धा सिस्टम से लोग बहुत ज़्यादा सही हुए हैं। कैरिंग आउट randomized double blind placebo control trials and has published more than 30 quality research articles। तो 30 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स भी निकाले गए हैं। जो नेशनल इंस्टीट्यूट है सिद्धा का, जो कि अपना में एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है विद अ प्राइमरी मैंडेट फॉर पेशेंट केयर, जिसमें पेशेंट की केयर्स होती हैं, टीचिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया गया है, और रिसर्च होती है किसमें? हायर एजुकेशन में। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है सबसे पहले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई-रूपी लॉन्च किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ई-रूपी। तो RBI ने इस हफ्ते लॉन्च किया है डिजिटल रूपी ऑन अ पायलट बेसिस। पहले जब भी कोई चीज़ लॉन्च की जाती है उसको पायलट बेसिस पे लॉन्च किया जाता है कि क्या ये सही काम करेगा या नहीं करेगा। डिजिटल करेंसी विल बी ऑफर्ड बाय अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स, यानी कि जो डिजिटल करेंसी, यानी कि जो रुपया हमारे पर्स में होता है, हमारे वॉलेट में हम रख सकते हैं एक 10 रुपये के नोट को या 50 रुपये के नोट को, उसको आप अपने पर्स में ना रखकर उस नोट को अगर ये डिजिटल करेंसी के रूप में आपके पास हो तो कैसा रहेगा। तो यही डिजिटल करेंसी ऑफर की जा रही है कुछ बैंक्स के द्वारा, पब्लिक बैंक्स के द्वारा या प्राइवेट बैंक्स के द्वारा इन फ्यू मेजर सिटीज़। तो शुरुआत में एक प्रोजेक्ट के रूप में इसको स्टार्ट किया गया है, जिससे कि हम पर्सन से पर्सन को देने के लिए और पर्सन से व्यापारी को देने के लिए जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो लेन देन करते हैं, उसके लिए इसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखते हैं डिजिटल रुपया क्या है। अगर हम देखें तो डिजिटल रुपी या ई-रूपी भी इसको कह सकते हैं। ये अपने आप में एक सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है जिसको किसने लॉन्च किया है? RBI ने लॉन्च किया है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। इट इज़ सिमिलर टू द फिजिकल कैश, यानी वो कैश जो हमारे पर्स में होता है ये बिल्कुल उसकी तरह ही है। बस बात क्या है कि अभी हमारे पर्स में ना होकर ई-रूपी है अपने आप में, और जो RBI ने एक डिजिटल वॉलेट बनाया है उसके अंदर ये रखा जाएगा। यानी कि जैसे हर आदमी अपने पर्स में, अपने पॉकेट में एक वॉलेट रखता है, उसी प्रकार से RBI ने भी हर पर्सन के लिए एक वॉलेट बना दिया, और उस वॉलेट में आपके पास फिजिकल करेंसी ना होकर कैसी होगी? इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होगी, और ई करेंसी के रूप में, ई-रूपी के रूप में वो आपके पर्स में रखा रहेगा। बस जेब में ना होकर फ़ोन में होगा या लैपटॉप में होगा। द डिजिटल रुपी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल टेंडर बाय द RBI। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डिजिटल रुपी RBI इसको लीगल टेंडर मानता है, एंड दस हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन इन द कंट्री एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और सब लोग इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, जैसे कि आजकल कर भी रहे हैं। इट इज़ हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम डिपॉजिट्स दैट यू होल्ड इन अ बैंक। अनलाइक डिपॉजिट्स विच आर पेड इंटरेस्ट, द डिजिटल रुपीज़ इन योर वॉलेट आर नॉट पेड एनी इंटरेस्ट बाय द सेंट्रल बैंक। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, कुछ पैसा तो ऐसा होता है कि जो हमारा बैंक में होता है, तो जो बैंक में पैसा होता है कि उस पर अगर पैसा डिपॉजिट है आपके अकाउंट में, तो उसमें जो RBI है या बैंक है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? कुछ इंटरेस्ट पे करता है। लेकिन अगर आपने कोई पैसा ATM से निकालने के बाद अपने पर्स में रख लिया, अगर आपने अपने वॉलेट में कोई पैसा रख लिया, तो क्या अगर वॉलेट में 500 रुपये का नोट रखा है तो क्या उस पर कभी भी इंटरेस्ट मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा इंटरेस्ट।
जैसे आपके पर्स में रखा हुआ एक फिजिकल, जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं 500 रुपये के नोट को, हरे महात्मा गांधी को, तो जो वो हरे कलर की महात्मा गांधी है 500 रुपये का नोट है, जैसे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपने ई वॉलेट में जो आरबीआई ने लॉन्च किया है उसके अंदर आप ई रुपये रखेंगे तो उस पर भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बैंक में नहीं है नोट। वो 500 रुपये जो है वो बैंक में ना होकर किस में है, वो आपके पर्स में है। डिपॉजिट हेल्ड इन बैंक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल रुपीज़ एंड वाइस वर्सा। तो जो डिपॉजिट्स आपके पैसे जो आपके बैंक में हैं उनको आप ई रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं और ई रुपये से उसको बैंक में भेज सकते हैं, ये आप काम कर सकते हैं। इज़ देयर अ नीड फॉर द डिजिटल रुपी। अब बात ये आती है कि क्या इसकी ज़रूरत है। तो आरबीआई ये बिलीव करता है दैट द डिजिटल रुपी विल मेक द रुपी मोर अट्रैक्टिव। इसके वजह से आरबीआई को लगता है कि रुपी अट्रैक्टिव हो जाएगा एज अ करेंसी टू यूज़र्स व्हेन कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसी। अब उनका कहना ये है कि क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले ये उनके लिए सही रहेगा। जो लोग क्रिप्टो करेंसी को प्रेफर करते हैं उनकी जगह ई रुपीज़ यूज़ करना सही रहेगा। क्रिप्टो करेंसीज हैव बीन व्यूड बाय मैनी इन्वेस्टर्स एज ऑल्टरनेटिव्स टू फिएट करेंसीज। तो जो फिएट करेंसीज है, फिएट करेंसी का मतलब होता है जिसको कोई इस देश की सरकार उसको लीगल टेंडर मानती है, विच प्रोग्रेसिवली लूज वैल्यू ओवर टाइम ड्यू टू डिबेसमेंट बाय सेंट्रल बैंक्स। सिंस सच अ ट्रेंड कुड थ्रेटन देयर सोवरेनिटी, सेंट्रल बैंक ट्राई कर रहे हैं सभी देशों के कि अपनी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करे। उसी प्रकार से भारत ने भी ई रुपी को लॉन्च किया है। आरबीआई ये भी बिलीव करता है कि डिजिटल रुपी विल बी ईजियर एंड मोर इकोनॉमिकल। अब डिजिटल रुपी ईजी भी होगा जारी करना, इकोनॉमिकल भी होगा, क्योंकि नोट छापने में पैसा खर्च होता है। अब नोट कम छपेंगे तो पैसा भी कम खर्च होगा नोटों को छापने के लिए। मोर इम्पॉर्टेंट, ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट यूजिंग डिजिटल रुपीज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू फिजिकल ट्रांजैक्शंस आर मोर इजीली ट्रेसेबल बाय अथॉरिटीज़। और जो फिजिकल हम कैश देते हैं उसके मुकाबले अगर हम ये वाले पैसे देंगे, ई रुपी से हम पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बैंक के थ्रू राउटिंग होगी। तो सरकार भी, बैंक्स भी, और जो इंटेलिजेंस है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, वो सब लोग भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से चेकअप कर सकते हैं, सिस्टम पे ध्यान रख सकते हैं कि कौन पैसा कहाँ पे लेन देन हो रहा है। नेक्स्ट आता है इंडियन एयरफोर्स टू पार्टिसिपेट इन बायलेटरल एक्सरसाइज होस्टेड बाय मलेशिया। तो मलेशिया के द्वारा एक एक्सरसाइज होल्ड की जा रही है, इंडियन एयरफोर्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका नाम है उदर शक्ति। नेक्स्ट आता है एलिफेंट रिजर्व्स के ऊपर हम देखें तो भारत के अंदर 31 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। पिछले 3 सालों में डंडेली एलिफेंट रिजर्व जो है इसको नोटिफाई किया गया है कर्नाटका के द्वारा, सिंगफन एलिफेंट रिजर्व है नागालैंड में, और लेमरू एलिफेंट रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। आपको नाम ध्यान होने चाहिए। डंडेली अंशी कर्नाटका में एक नेशनल पार्क भी है, तो डंडेली के साथ डंडेली एलिफेंट रिजर्व कर्नाटका में हो गया, सिंगफन नागालैंड में है, और लेमरू कहाँ पे है, लेमरू छत्तीसगढ़ में है। तो इसी के साथ एलिफेंट रिजर्व्स का जो टोटल एरिया है पूरे भारत में 76,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। 14 राज्यों में एलिफेंट रिजर्व्स हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे अपना में एक इंटरनेशनल एनुअल इवेंट है जो प्रिजर्वेशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर के हाथियों के लिए। जो गोल है वर्ल्ड एलिफेंट डे का वो क्या है कि हम हाथियों के संरक्षण के लिए एक अवेयरनेस पैदा करें, जागरूकता पैदा करें, एंड टू शेयर नॉलेज एंड पॉजिटिव सॉल्यूशंस फॉर द बेटर प्रोटेक्शन। और हम कुछ इस तरह से एक तरीके निकालें जिसके वजह से प्रोटेक्शन हो सके और मैनेजमेंट हो सके किनका, जंगली हाथियों का और कैप्टिव एलिफेंट्स का। कैप्टिव मतलब वो कि जो कि अभी बंधे हुए हैं या किसी के अंडर में हो, जो होते हैं हाथी, उनको हम कैप्टिव बोलते हैं, यानी कि बंदी जो हैं वो चीज़। करंट पॉपुलेशन कहती है कि 50,000 से 60,000 एशियन एलिफेंट्स हैं पूरी दुनिया में, उनमें से 60% पॉपुलेशन तो भारत में ही रहती है। जिस प्रकार से टाइगर की 75, पूरे दुनिया के टाइगर्स की 75% पॉपुलेशन भारत में है, इसी प्रकार से 60% पॉपुलेशन जो है वो भारत में है हाथियों की। इंडियन एलिफेंट को अपेंडिक्स 1 में रखा गया है साइट्स की, कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेशन स्पीसीज CMS की, और इसको जो CMS 13 हुआ था गांधीनगर गुजरात में फरवरी 2020 में, इसको अपेंडिक्स 1 में डाल दिया गया है। नेक्स्ट आती है साइंस एंड टेक से थोड़ी सी न्यूज़ आ रही है, साथ ही साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी है उससे भी न्यूज़ आ रही है। GS3 की साइबर प्रवाह करके एक निकाला गया है, न्यूज़लेटर है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C कहा गया है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको रिलीज़ किया है। तो पहली बात तो ये आपको ये बताना चाहिए कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर किसके अंडर आता है, गृह मंत्रालय के अंडर आता है, और उसने एक न्यूज़लेटर निकाला है, इसका नाम क्या है, साइबर प्रभाव। तो I4C इसको सेटअप किया गया था CIS डिवीजन के तहत 2018 में एज एन एजेंसी फॉर कोऑर्डिनेटिंग एट द सेंट्रल लेवल की, जो केंद्र स्तर पर एक ऐसी एजेंसी बना दी गई है जो कोऑर्डिनेट करेगी एंड टू सपोर्ट स्टेट्स, राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को सपोर्ट भी करेगी
बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क, एक कॉमन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी किस चीज़ के लिए, सामान्य ढांचा प्रोवाइड करेगी इन फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम्स। यानी कि जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, यानी कि साइबर अपराधों के खिलाफ किस तरह से एकजुट होकर काम करना है, उसके लिए ये I4C बनाई गई थी। I4C इज ऑल्सो स्प्रेडिंग मास अवेयरनेस, यानी कि मास अवेयरनेस भी प्रोवाइड कर रही है थ्रू वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स इन द नेम ऑफ साइबर दोस्त। तो साइबर दोस्त के नाम से इसको बना रही है ये, बाय प्रोवाइडिंग साइबर सेफ्टी टिप्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स फॉर द पब्लिक। तो कुछ कुछ समय पे कुछ साइबर सेफ्टी टिप्स भी भेजती है कि लोगों को जो इंटरनेट के थ्रू होने वाले जो नुकसान हैं, इंटरनेट के थ्रू होने वाले जो स्कैम्स हैं, लोग कैसे एक दूसरे को लूट रहे हैं, उन सब चीज़ों से आपको आगाह भी करता है ये साइबर प्रभाव या साइबर दोस्त। नेक्स्ट आता है, भारत की तीसरी रैंक आई है स्टार्टअप इकोसिस्टम में और नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स में। तो 105 यूनिकॉर्न्स हैं। एक यूनिकॉर्न क्या होती है? अगर हम कहें कि कोई कंपनी यूनिकॉर्न है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी का जो स्टेक है वो $1 बिलियन से ज़्यादा है। यानी कि अगर वो कंपनी की वर्थ $1 बिलियन से, $1 बिलियन का मतलब हुआ $100 करोड़, और 100 करोड़, 1 करोड़ अगर हम माने कि $1 $80 का है इस टाइम पे US$, तो 100 करोड़ का मतलब हुआ 8,000 करोड़ रुपए। तो 8,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनी होती है उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। प्रेजेंट में अगर हम देखें तो इस टाइम भारत में 105 यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें से 44 यूनिकॉर्न, 44 कंपनीज तो ऐसी हैं जो 2021 में ही यूनिकॉर्न बनी हैं, और 19 कंपनी ऐसी हैं जो 2022 में यूनिकॉर्न बनी हैं। नेक्स्ट आता है रामसार साइट्स की। अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन की एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है जो साइन किया गया था रामसार ईरान में 1971 में 2 फरवरी को। इंडिया ने इसको 1 फरवरी 1982 में साइन किया था, और 1982 से लेकर 2013 तक 26 साइटों को रामसार साइट्स में जोड़ा गया था। लेकिन 2014 से लेकर 2022 तक कंट्री ने 49 नई वेटलैंड साइट्स ऐड कर दी हैं, और आज प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो पूरे भारत में 75 रामसार साइट्स हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में कितनी रामसार साइट्स हैं, तो 75 रामसार साइट्स हैं। 2022 के अंदर ही हम देखें कि 28 रामसार नई साइट्स जोड़ी गई हैं। अब सबसे ज़्यादा जो रामसार साइट्स हैं वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, 14 रामसार साइट्स हैं। यूपी में 10 रामसार साइट्स हैं। और बस आपको इतना पता होना चाहिए, सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे ज़्यादा रामसार साइट्स पूरे भारत में कहाँ पे हैं? तो तमिलनाडु में है, 14 नंबर हैं, और यूपी में कितनी है? यूपी में अब 10 हो गई हैं। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स आते हैं। सबसे पहले कनाडा सिंगर हैं शिवामोगा सुबर्णा, उनका डिमाइस हो गया है, यानी कि उनका निधन हो गया है। फिर वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को। MOU साइन हुआ है आयुष मंत्रालय में और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में। किस चीज़ के लिए? कि टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, जिससे कि आयुष सेक्टर को डिजिटलाइज किया जा सके अंडर दी आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। तो आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट चल रहा है 3 सालों के लिए, उसके तहत उसको डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है। भारत का नेचुरल हनी एक्सपोर्ट्स जो हैं आर मेजरली डिपेंडेंट ऑन वन मार्केट। तो भारत का जो नेचुरल हनी है, अगर हम जो शहद का हमारा जो उत्पादन होता है उसके लिए बेसिकली एक मार्केट ऐसा जो एक्सपोर्ट जहाँ पे होता हो सबसे ज़्यादा, वो कहाँ होता है? वो USA में होता है। दैट अकाउंट फॉर मोर देन 80% ऑफ द एक्सपोर्ट्स। तो 80% एक्सपोर्ट्स हमारे कहाँ जाते हैं? US जाते हैं। 2021 से 2030 का जो डेकेड है, जो दशक चल रहा है, इसमें माना जा रहा है कि भारत के अंदर साइंस में, टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ मास जंप इन इट्स ग्लोबल रैंकिंग ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बहुत इंप्रूव हुई है। 2015 में हम 81 नंबर पे आते थे, 2021 में अब हम 46 नंबर पे आ गए हैं 130 देशों में। इंडिया की रैंक सेकंड है अमंग 34 लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज एंड फर्स्ट अमंग 10 सेंट्रल एंड सदर्न एशियन इकोनॉमीज इन द टर्म्स ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया और ओमान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका नाम है अल नज़ाफ 4। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अल नज़ाफ 4 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किन 2 देशों के बीच में होती है, तो ये इंडिया ओमान के बीच में होती है। भारत का पहला सलाइन वाटर लैंटेन बनाया गया है, यानी कि नमक के पानी से चलने वाला लैंटेन बनाया गया है, जो समुद्र के पानी को इस्तेमाल करेगा, जिससे कि उसमें लाइट आ सके, LED लैंप जल सके। सलाइन वाटर लैंटेन विल ब्रिंग ईज ऑफ लिविंग टू द पुअर। गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा सहायता होगी इसमें। एंड नीडी, पर्टिकुलरली द फिशिंग कम्युनिटी लिविंग अलॉन्ग द 7500 किलोमीटर्स लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। तो यानी कि 7516.6 किलोमीटर की पूरी समुद्री सीमा है भारत की। तो इतने किलोमीटर पे बहुत आसान हो जाएगा लोगों के लिए बिजली को देख पाना, क्योंकि समुद्र का पानी सी कोस्ट के एरियाज में तो अवेलेबल होता ही है। वो वहाँ से पानी को लेंगे, लैंप में डालेंगे
और वो लैम्प काम करना शुरू कर देगा। सलाइन वाटर पावर्ड रोशनी LED लैम्प्स विल ऑल्सो बूस्ट एंड सप्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज उजाला स्कीम। तो उजाला स्कीम में भी इसमें हेल्प मिलेगी। सागर अन्वेषिका ये अपने आप में कोस्टल रिसर्च वेसल है जिसको ऑपरेट किया जा रहा है और यूज़ किया जा रहा है किसके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा, जिसके वजह से डीप ओशन मिशन के तहत काम किया जा रहा है। डीप ओशन मिशन इंप्लीमेंट कर रहा है भारत। कहाँ पे कर रहा है ये? सेंट्रल इंडियन ओशन के अंदर कर रहा है। इंडिया ने स्कोर किया है हाईएस्ट एवर रैंकिंग इन एविएशन सेफ्टी। तो एविएशन में यानी कि जो उड़ान अगर हम देखते हैं तो एविएशन सेक्टर अगर हम देखें तो उस सेक्टर में भारत का स्कोर सबसे ऊपर रहा है। तो लेटेस्ट रैंकिंग अगर हम देखें तो इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की इंडिया की रैंक 48th प्लेस पे आ गई है फ्रॉम द 102 इन 2018। 18 में हम 102 भी रैंक पे थे और उसकी रैंक हमारी कूदकर 48वीं आ गई है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। द रैंकिंग विच ऑल्सो प्लेसेस इट अहेड ऑफ चाइना। चाइना की रैंक भी 49 है और इंडिया जो है चाइना से भी आगे निकल गया है। तो गाइज़ ये थे आज के करंट अफेयर्स। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। आप जरूर बताइएगा कि आपको और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनवानी है। लगातार वीडियोस को देखते रहिए, अंत तक वीडियो को देखिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है तो उसको ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।